नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी तरह चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए कि हम बी आई परीक्षा 2023 की आपकी कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं हमारे चैनल पर। क्लास का समय देखिए सुबह 11 बजे। जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे मिलती है। जीएस क्लास दोपहर को देखिए, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, तो ये सही के लिए दोपहर को 2 बजे आपको डेली बेसिस पर भी मिलेगी रीजनिंग की क्लास। और कला वर्क की क्लास, ये वाली जो क्लास है आपको दोपहर को 3 बजे मिलेगी। टाइम्स आप नोट करके रखिए। आपको देखिए आपकी क्लास अभी रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। हिंदी की जो क्लास शाम को 7 बजे आपको मिलती है। और जो क्लासेस होता है, अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जुड़ जाइए साथियों। ठीक, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़िए। हम चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखिए हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसके भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों। तो क्लास स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। और उससे पहले जो आपको इसके पहले वाली क्लास थी रीजनिंग वाली क्लास, उसमें देखिए आपका क्या क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन मुझे मिल गया। क्या किया था अभी समझ में आ गया है मुझे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था आपका 243, आपका हुआ है 819। ठीक, तो 163 के बाद आपका अगला अक्षर क्या आ जाएगा। देखिए 2+4+3 आपका 9 हुआ है, सॉरी 9 हुआ है। ठीक, उसी प्रकार आपका देखिए क्या हुआ था, 8+1+9 कितना होगा, 18 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का साथियों, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 9 का है। ठीक है, तो 1+6+3 कितना हो जाएगा, 1+6+3 कितना हो जाएगा साथियों, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, और इसके बाद हमको कितने का अंतर चाहिए अगली संख्या में, 9 का। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया था 4+8+7, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, इनको जोड़ेंगे देखिए आपका 9 आ जाए, 19 आ जाएगा। इनको जोड़ दिए तो आपका 19 आएगा। तो इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 9 का। समझे आपका कैसा, पहला ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हुआ था। तो अभी इसको आप क्लियर कर लीजिए, उस वाले क्लास का डाउट अभी क्लियर हो गया। तो चलेंगे ये वाली आपकी नई क्लास है, स्टोरी स्टार्ट करेंगे। इसको ऐसे ही मैं रहने देता हूँ, आपको काम आ जाएगा। इसमें रहने देता हूँ, आपको कभी देखेंगे तो आपको काम आ जाएगा। ठीक, 51 नंबर है, कला वर्ग की पहली क्लास है। इसमें बताएंगे आपका सही उत्तर का। मनरेगा के अंतर्गत किस ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। 51 पे आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, 128 दिन, 120 दिन, 100 दिन, या फिर 90 दिन। तो देखिए कम से कम 100 दिन, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधा दोस्तों आपसे क्या, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम 100 दिनों के तक का रोजगार मिल सकता है साथियों। क्लियर। और देखिए आपका 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित किया गया था। मनरेगा जो है आपका 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 52 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि क्या होता है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ठीक है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का 52 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। भारत में अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53 नंबर है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है साथियों, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम देखिए आपका रेगुड़ मिट्टी है। जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों, 53 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 54 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया अच्छे से क्वेश्चन को। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है साथियों, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, 54 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम देखिए आपका अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी
तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, आप सही कह रहे हैं। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 55 नंबर, ध्यान से देखेंगे। क्या पूछा गया, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। खिज्र खां की बात हो रही है, कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था खिज्र खां ने, तो देखिए सैयद वंश का। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का दिल्ली सल्तनत पर राज था साथियों। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। खिज्र खां ने किस राजवंश का प्रारंभ किया था, तो सैयद वंश का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है। 56 नंबर है, ध्यान से देखेंगे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था साथियों। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो देखिए बनारस में, वाराणसी में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी सॉरी सी है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक मिनट रुक जाइए, सही क्या आंसर क्या हो जाएगा। बनारस में नहीं होता था, प्रयाग में होता था। क्लियर कर लीजिए। ठीक, हर्षवर्धन हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में महामोक्ष परिषद मतलब धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। इसमें लगभग सभी धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और हर्षवर्धन द्वारा उदारता पूर्वक दान भी दिया जाता था इसमें। तो जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर। क्लियर है। 56 पे अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 57 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखें। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या है साथियों। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या है, तो श्रेष्ठ प्रतिभूतियां देखिए आपकी होती है सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां। जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या होती है, तो सरकार द्वारा जो जारी प्रतिभूतियां हैं आपकी होती है। तो जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों, 57 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 58 में, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकता है। 98 से उत्तर कर जाएगा साथियों। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित एवं स्थगित कर सकता है साथियों। तो जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 58 पे आप सही का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 59 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है साथियों। कैवल्य की बात हो रही है, कौन से धर्म से संबंधित है कैवल्य, तो कैवल्य देखिए आपके जैन धर्म से संबंधित है साथियों। ठीक, तो जो ऑप्शन पे बी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा 59 पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 60 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, अच्छे से क्वेश्चन को बताएंगे, सही उत्तर कर देगा। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बताइए किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका उत्तर जो है एल्युमिनियम। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों, आपसे एल्युमिनियम उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों, आप का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या पूछा गया है, ध्यान से अच्छे से बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक बहुत बार बताया गया, कौन है बताइए। कादम्बरी के लेखक कौन है साथियों, तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की बात हो रही है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की थी। ठीक है, हर्षवर्धन जो थे स्वयं विद्यमान थे। हर्ष को 3 नाटक ग्रंथों यानी कि देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद का रचयिता माना जाता है। हर्षवर्धन, हर्ष की बात हो रही है, हर्षवर्धन जो है इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो कादम्बरी के लेखक कौन थे, तो बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 62 नंबर, ध्यान से देखेंगे, पूछेगा क्वेश्चन का आंसर देंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था साथियों, तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय आपका
कोचिन था साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया, ध्यान से बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो उनका गोवा था, गोवा के बाद आप उनका देखिए कोचिन हो गया था। ये प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर द्वारा कोचिन को मुख्यालय बनाया गया था। 1530 में ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। तत्पश्चात गोवा लंबे समय तक पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा था। पहले तो आपका कोचिन था, कोचिन से आपका गोवा बाद में स्थानांतरित किया गया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 63 नंबर का पूछा, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समाज को समझना। जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है आपका समाज को समझना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 64 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है साथियों। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या है साथियों। 64 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कानून होता है। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या होता है, तो कानून होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कानून होता है, जो समाज पर नियंत्रण कर सकता है साथियों। क्लियर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। 65 नंबर, ध्यान से देखें क्वेश्चन, बताएंगे क्वेश्चन क्या है। 65 पे से जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत की दिया है किसने। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया है साथियों। तो जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत देखिए एक बार, नेस्फील्ड ने दिया है। जो ऑप्शन पे बी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर नेस्फील्ड ने दिया है जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है। 66 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सूत्र का। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी है किसने, बताएंगे। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी है साथियों। तो वर्ग विहीन समाज की अवधारणा आपके देखिए कार्ल मार्क्स ने दी है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, कार्ल मार्क्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा आपकी कार्ल मार्क्स ने दी है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 67 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। 67, दर्शन शास्त्र किस शाखा में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है, बताएं। दर्शन शास्त्र की किस शाखा में आपकी नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दर्शन शास्त्र की नीति शास्त्र शाखा में, ठीक है। जो आपका ऑप्शन ये दिया दोस्तों, आपसे का अटेंशन, दर्शन शास्त्र की नीति शास्त्र शाखा में आपका नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, नीति शास्त्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 पे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 68 नंबर, ध्यान से देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। पाश्चात्य दर्शन में प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है साथियों। पाश्चात्य दर्शन में प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए लॉक एंड क्वांट को, दोनों को। तो जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर, पाश्चात्य दर्शन में प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय लॉक एंड क्वांट दोनों को दिया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 69 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछेगा। बुद्धिवादी संप्रदाय का समर्थक निम्न में से किससे माना जाता है। बुद्धिवादी की बात हो रही है। बुद्धिवादी संप्रदाय का समर्थक निम्नलिखित में से किससे माना जाता है 69 पे। देखिए देकार्त को, स्पिनोजा को, लाइबनीज को, ये सभी को। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे बुद्धिवाद संप्रदाय का समर्थक इन तीनों को माना जाता है। देकार्त को, स्पिनोजा को, लाइबनीज को। तो तीनों को माना जाता है। जो इसकी वजह से जो ऑप्शन डी दे दो, सभी आपका ऑप्शन राइट हो जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया। 70 नंबर, ध्यान से देखेंगे। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है। मूल प्रवृत्तियों की बात हो रही है, इनकी संख्या कितनी मानी जाती है साथियों। तो आपकी देखिए 14 मानी जाती है। जो ऑप्शन पे ये दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर, मूल प्रवृत्तियों की संख्या आपकी कुल 14 मानी जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 71 नंबर, ध्यान से देखेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों।
तो इसके लेखक देखिए आपके योगेंद्र सिंह है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सही कह रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक आपके योगेंद्र सिंह है। ऑप्शन बी 71 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करेगा। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है साथियों? आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? 72 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फूले ने किया है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही कह रहे हैं। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन आपका फूले ने किया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 73 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे सही उत्तर का साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? कल ही कराया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि है जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है साथियों? तो देखिए आपकी अंटार्कटिका की जो भूमि है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया, ध्यान से बताने की कोशिश करेंगे। 74 पे सही उत्तर का। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ये भी आपको कल क्वेश्चन कराया था, बताइए जल्दी से क्या उत्तर हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? और संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा साथियों। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण हैं सेवा निवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा की बात हो रही है, कितने सदस्यगण रिटायर यानी कि सेवा निवृत्त हो जाते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1/3, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में लोकसभा एवं राज्यसभा 2 सदन है। लोकसभा अस्थायी तथा राज्यसभा आपका अस्थायी सदन है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य देखिए 250 सदस्य हो सकते हैं। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें साथियों 76 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है साथियों? प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद मंत्रियों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। गलत, अभी आपको कराया था जीके वाली क्लास में शायद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। गलत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपका कथन सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और जो राष्ट्रपति है राज्यपाल को जब चाहे तब हटा सकता है, और राज्यपाल का कार्य आपका 5 वर्षों का होता है। क्लियर? उसके पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके कार्यकाल से उसको हटा सकता है। महात्मा गांधी ने भारत में रिक्त स्थान की स्थापना की सिफारिशों की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आदर्श गांव की, जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, ऑप्शन सही का सूत्र। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव स्थापित करने की सिफारिश लागू की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन यहाँ पे 77 पे आपसे का डी राइट हो जाएगा, आदर्श गांव। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 78 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे। किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक की मेजबानी की थी? बताइए किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक की मेजबानी की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 78 पे? देखिए अजरबैजान में। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन 18वीं मध्यावधि बैठक और अजरबैजान के बाकू में 5
6 अप्रैल 2019 को संपन्न हुई थी। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वर्तमान में, मतलब 2019 की बात हो रही है। इसमें आपके 120 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 79 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है साथियों। ठीक है, मतलब आपका समझिए 100% में से 75% आपकी जो चाय है वहीं पर उत्पादन होती है। तो कौन सा राज्य है साथियों, बताना है हमको। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन देखिए असम में, तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल आपका दूसरे नंबर पर आता है। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर है। यह दोनों राज्य भारत में उत्पादन, मतलब चाय उत्पादन के लगभग 3/4 हिस्सा उत्पादन करते हैं साथियों, दोनों राज्य मिलकर। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। 70 से 75% आपकी चाय उत्पादन इन्हीं दोनों राज्यों में होती है साथियों, असम और पश्चिम बंगाल में। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 80 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है साथियों? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है साथियों? तो कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में आपका कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है साथियों। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर आपका केरल आता है। ठीक है, जो आपका दूसरे नंबर पर केरल आता है। तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आता है। ठीक, और चौथे नंबर पर आपका देखिए असम नहीं, आंध्र प्रदेश आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। 81 नंबर है, किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है साथियों? किस मौसम के दौरान बताएंगे। रबी फसल की बुवाई किस दौरान की जाती है? तो रबी फसल की बुवाई देखिए आपकी सर्दी के मौसम में की जाती है। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रबी की फसल की बुवाई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, जैसे कि आपकी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि आपकी रबी की फसलें होते हैं साथियों। ठीक, तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों 81 पे आपसे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें साथियों 82 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था साथियों? निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 82 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2019 को, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी थे दोस्तों, आपसे कह रहे हैं 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो जो ऑप्शन पे सी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा 82 पे। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 83 पे, पृथ्वी रिक्त स्थान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है साथियों। किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पृथ्वी किस पथ पर आपकी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो देखिए आपकी अंडाकार पथ पर। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? पृथ्वी है अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और एक मतलब पूरा एक घूर्णन, मतलब एक घोड़ा पूरा करने में उसको 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लगता है साथियों। ठीक, एक पूरा कंप्लीट करने में साथियों, उसका घेरा होता है उसको एक कंप्लीट करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लगता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और हादसे को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का उत्तम उपाय नहीं है साथियों? मिट्टी के क्षरण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है, इसमें से कौन सा हो जाएगा साथियों, बताएंगे। तो देखिए बारिश के पानी में बह जाना, जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों आपसे कह मिट्टी के कटाव और हादसे के संबंध में सबसे बड़ा खतरा बारिश के पानी से व बारिश के पानी में बह जाना होता है। इससे भूमि की उर्वरता जो शक्ति है इसका ह्रास से हो जाता है, इसे मृदा अपरदन कहा जाता है साथियों।
तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बारिश के पानी के बहाव के कारण जो मृदा का उर्वरता क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। तो जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था साथियों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए आपका प्रवेश किया था 1941 में। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें 86 में, ध्यान से देखें क्या पूछेगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए वास्को डी गामा आपका 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप होकर भारत कालीघाट केरल के तट पे पहुंचा था पहली बार। तो जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 87 नंबर का पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। बागान द्वारा पर्याप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है साथियों? बागान द्वारा पर्याप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है साथियों? जूट, बाजरा, चाय, मक्का। बागान द्वारा पर्याप्त पेय फसल की बात हुई, निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी? तो देखिए चाय आपकी पेय फसल हो जाएगी बागान द्वारा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। जो चाय की खेती है बागान पद्धति द्वारा की जाती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। बागान फसल क्या होती है? तो एक बार लगा देने पर उससे कई बार फसल प्राप्त करते हैं। एक बार मतलब पौधा लगा दिए, उसकी खेती कर दी है, तो उससे कई वर्षों तक क्या बोलते हैं फल प्राप्त किया जाता है। तो जो चाय की फसल होती है एक बार लगा देने से उससे कई सालों तक फसल प्राप्त करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें साथियों 88 नंबर, ध्यान से देखें। पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को अधिक स्थान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? इको फार्मिंग को। तो पर्यावरणीय खेती को इको फार्मिंग और किस नाम से जाना जाता है साथियों इसको? देखिए आपका उत्तर हो जाएगा जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन पे डी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 89 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? ट्रिकल सिंचाई के रूप में निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ट्रिकल सिंचाई के रूप में देखिए आपका ड्रिप सिंचाई को, जो टप टप करके पानी छूते रहता है खेत में पाइप द्वारा, उसके देखिए आपको ड्रिप सिंचाई कहते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे ये आपका ज़्यादातर कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में जो ड्रिप सिंचाई होती है ज़्यादातर करके महाराष्ट्र में होती है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। पाइप में छोटे छोटे पूरे खेत में आपके पाइप फैला जाते हैं और पाइप में छोटे से छेद किए जाते हैं और उसमें दिन भर आपका पानी छोड़ा जाता है, जिसमें से टप टप करके पानी एक एक बूंद करके उसमें गिरते रहती है खेत में, उसको आपका ड्रिप सिंचाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 90 नंबर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है साथियों? कौन सी आपकी एक खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल देखिए आपकी कपास है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया, ध्यान से देखें, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 91 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता नहीं है साथियों? भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी एक नहीं है साथियों? तो भारतीय देखिए इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। ठीक है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता नहीं हो जाएगी, इसमें औद्योगिक फसलों की जो प्रधानता है इसमें नहीं है। तो जो ऑप्शन पे दी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। या मानसून पर निर्भर होती है, सही बात है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, ये भी सही बात है। या निर्वाह कृषि है, ये भी आपका सही है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है सभी तीनों के तीनों, जो आपका 14 दिया गया है इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, ये गलत बात है। ठीक है साथियों, आपकी विशेषता नहीं होगी। तो जो ऑप्शन पे डी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात हो रही है आपका, देखिए 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जो ऑप्शन पे डी सी थे दोस्तों, ऑप्शन का 24 पे राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है 93 नंबर, ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अभी आपको बताया गया था कानून के समक्ष कौन सा अनुच्छेद है जो समानता प्रदान करता है? समक्ष के समान, कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है? अभी आपको कराया था सुबह वाली क्लास में,
तो देखिए आपका 14 अनुच्छेद जो 14 है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या पूछा गया है। 94 नंबर, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद, एक मिनट, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में अनुच्छेद 51A को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 51A को शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों में, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी ए दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या दिया गया है। 95 ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है साथियों, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से और बताएंगे सही उत्तर का। जो साथियों इस पे क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, जल्दी खत्म करेंगे उसको। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील आपकी मणिपुर में स्थित है। तो देखिए आपकी लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है, जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों 96 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मणिपुर में स्थित झील है आपकी मणिपुर में लोकटक झील। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 में क्या पूछा गया, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। जनजाति कौन सी है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मोग जनजाति आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में नहीं पाई जाती, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर। टोडा, कोटा, कुरुम्बा ये सभी देखिए आपकी जो जनजाति है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया, उसको बताने की कोशिश करेंगे। 98 नंबर है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है साथियों, बताएंगे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए नासिक के, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आप सही कर रहे हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नासिक में त्र्यंबक गांव से इसकी देखिए निकलती है आपकी गोदावरी नदी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 99 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। 99 में सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी जो दस्तकवाड़ी, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आप सही का राइट आंसर। दस्तक जो प्रणाली है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है। सौ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, बताएंगे। कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मैसूर था दूसरा प्रांत, तो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पहला कौन था मुझे कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग।
बाकी आपको क्लास कैसी लगी मैं कमेंट करके जो बताएगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक आप कमेंट करके हमें बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। हिंदी की क्लास में आप सब लोग मिलते हैं आप सभी शाम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।